आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी आंख थोड़ा सा मुझे कट लग गया। एक्चुअली कल मैं ऐसे बेंच प्रेस मस्त मार रहा था, लेकिन वो जो मेरा सपोर्ट दे रहा था मुझे, वो रॉड ही उसने गिरा दी मेरे ऊपर, तो बच गया मैं, आंख बच गई मेरी। तो ओसामा बिन लादेन, देखो यार, मैंने ओसामा बिन लादेन पर पहले भी लेक्चर्स किए हैं और कम से कम 8-9-10 लेक्चर्स मैंने ओसामा बिन लादेन पर 9/11 अटैक्स पर किए हैं। बट मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स पर और मुझे इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री लगी वो। मैंने 1-2 किताबें पढ़ी हैं ओसामा बिन लादेन को लेकर। क्या ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री थी वो। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं आपके साथ साझा करूं और ओसामा बिन लादेन के बारे में, अमेरिका के बारे में और पाकिस्तान के बारे में मैं आपको चीज़ें बताऊं कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है, आतंकवाद कहां से शुरू हुआ। तो लंबा लेक्चर रहेगा ये, लेकिन मज़ा आ जाएगी आपको। तो शुरू करते हैं। ओसामा बिन लादेन, मैं अपने नोट्स के साथ तैयार हूं। शुरुआत होती है दोस्तों, आराम, बढ़िया, खूबसूरत दिन। यह दिन था 11 सितंबर का। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लोग अपने ऑफिसेस के लिए निकल रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे और एक पूरा नीला आसमान था, ठीक है ना, क्योंकि सितंबर था। अमेरिका में हल्की हल्की सर्दियां जो है वो पड़नी शुरू हो गई थी। यहाँ का मौसम वहाँ का मौसम थोड़ा सा अलग होता है और एकदम नीला मौसम था। 8:45, लगभग 8:45 थे, है ना। और 8:45 थे तो लोग लिफ्ट में चढ़े और क्योंकि ट्विन टावर उस समय सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी दुनिया की, तो ट्विन टावर पे लोग चढ़े और लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। एकदम से हम देखते हैं एक आदमी जो है वो वीडियो बना रहा था। लकीली खूबसूरत मौसम था और ऐसे वो एक फुटेज ले रहा था। प्लेन, बोइंग 737, बड़ा प्लेन उसको दिखता है। वो प्लेन आता है, लिफ्ट सहित जो है आदमियों को लेके जाता है, औरतों को लेके जाता है और वो ट्विन टावर में घुस जाता है। इससे पहले कुछ समझ पाते कि ये हुआ क्या, समझने से पहले लोगों की मौत हो गई। यहां अमेरिकन जो नीचे खड़े हुए थे वो उनको समझ ही नहीं रहे कि ये क्या है। एक पूरा चलता फिरता प्लेन घुस गया, 20,000 गैलन का जेट फ्यूल, पूरी चलती फिरती मिसाइल वो ट्विन टावर में घुस गई। 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा मीडिया पागल हो जाता है। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। नए प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे रिपब्लिकन पार्टी के। जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक स्कूल में थे, बच्चों से, छोटे बच्चों से मुखातिब हो रहे थे जो नर्सरी में थे। तो उनसे मुखातिब हो रहे थे, उनको समझा रहे थे। तभी उनको यह बताया जाता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका पर आतंकी हमला हो गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को समझ ही नहीं आया कि क्या करे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये क्या, एक प्लेन जो है वो ट्विन टावर में कैसे घुस सकता है। लेकिन उस समय वो अपना संयम बना के रखे हुए थे। उनको पता था कि अभी अगर मैं कुछ भी करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 मिनट के अंदर अंदर सारे जितने भी वहां पे फायर फाइटर्स की टीम आ गई और लोग जो है वो ट्विन टावर छोड़ के भागने लगे कि भागो यार, खत्म हो जाएंगे। परिवार के परिवार खत्म हो गए, बच्चों की लाशें तक नहीं मिली। 17 मिनट बाद सुबह 9:03 पे एक और प्लेन आता है और वो भी प्लेन ट्विन टावर से टकराता है। अभी तक लोग संभल नहीं पाए थे, इतने में 2 प्लेन जो है वो ट्विन टावर से टकरा गए। अब अमेरिका में बर्बादी। यहां पे लोग पगला चुके हैं कि क्या हो गया, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। जो फायर फाइटर्स वहां पे आए थे वो पूरा मलबा उनके ऊपर गिरा, वहीं मर गए कितने लोग। जॉर्ज डब्ल्यू बुश को इसके बारे में भी बताया जाता है। उनके चेहरे पे, ये फुटेज अवेलेबल है दोस्तों, उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ गई थी कि ये क्या हो रहा है, अगला हमला कहां होने वाला है। अमेरिका में खलबली। अमेरिका ने सारे के सारे एरोप्लेन्स की लैंडिंग रोक दी। अमेरिका को नहीं पता था ये हो क्या रहा है, ये तो पता था आतंकी हमला है, लेकिन अगला प्लेन कौन, कितने प्लेन गिरने वाले हैं, क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश पे हमला होने वाला है, क्योंकि आप नहीं रोक सकते, आपको पता ही नहीं हमला कहां से होगा। सीआईए के हेडक्वार्टर पे हमला होने वाला है, यू डोंट नो, इट्स गॉन। फिर हम ये देखते हैं कि 9:36 पे लगभग आधे घंटे बाद पेंटागन के हेडक्वार्टर पे हमला होता है। डिफेंस हेडक्वार्टर था वो, वहां पे एक प्लेन आके गिरता है।
अगला प्लेन बेसिकली व्हाइट हाउस पे गिरना था, लेकिन यहां पे कुछ जो वहां के लोग जो प्लेन में बैठे हुए थे उन्होंने बहादुरी दिखाई और उन्होंने उन आतंकवादियों को कैप्चर कर लिया। टोटल 20 आतंकी थे जिन्होंने ये प्लान बनाया था। 5 5 5 4, 5 आतंकी एक प्लेन में, 5 आतंकी एक प्लेन में, 5 आतंकी एक प्लेन में, 4 आतंकी एक प्लेन में। लास्ट वाला प्लेन बच गया, वरना खेल खत्म था। फ्लाइट 93 हाईजैक जो की गई थी उसमें लोगों ने ही आतंकियों को टेक ओवर कर लिया था, UA-93, और वो क्रैश हो गई लगभग 10:40 पे। अब अमेरिका में खलबली की क्या हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि लगभग 10:55 पे पूरी बिल्डिंग क्रैश हो गई। ट्विन टावर एकदम पत्तों की तरह ढह गया। कितने लोग मरे दोस्तों, 3000 से ज्यादा लोग मरे थे। इतना बड़ा आतंकी हमला अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका को लगता था कि हम तो 7 समंदर दूर है, हम पे क्या ही हमला। यही CIA ने आतंकियों को क्रिएट किया था। अभी मैं इसकी बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन आज उनके ऊपर यह आतंकी हमला हुआ। कौन था, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जॉर्ज W. बुश ने तुरंत मीटिंग बुलाई। सबके सब वहां पे, एवरीवन वाज देयर, CIA, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, एवरीवन वाज देयर कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तुरंत बताओ। इधर पूरी दुनिया में ये आग की तरह खबर फैल गई कि अमेरिका हैज बीन अटैक्ड, अमेरिका पर हमला हुआ। बट ये किया किसने है? उसके बाद अमेरिका में बहुत तेजी से काम होता है, एक पूरी लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में ये देखा गया, जब सारे डॉट्स कनेक्ट किए गए तो इट वॉज नन अदर देन ओसामा बिन लादेन। यह हमला किया था ओसामा बिन लादेन में। बाप रे बाप, क्या कर सकते हैं। वही ओसामा बिन लादेन जिसको अमेरिका ने खड़ा किया था, वही ओसामा बिन लादेन, अमेरिका ने हजारों डॉलर जिसको दिए थे, वही ओसामा बिन लादेन कहा जाता है कि अमेरिका के 3 स्टार जनरल से मिला। वही ओसामा बिन लादेन जिसको सऊदी अरब ने भगा दिया था, देश निकाला दे दिया था। वही ओसामा बिन लादेन जिसके पिता और भाई एक प्लेन क्रैश में मरे थे और उसने बोला कि मैं हमला लूंगा। वही ओसामा बिन लादेन जो ये समझता था कि सऊदी अरब और पूरी दुनिया में जो बर्बादी फैलाई है वो अमेरिका की वजह से फैली है, क्योंकि वो अमेरिका की टैक्टिक्स को बहुत अच्छे से जानता था। और उसने बोला कि मैं जान से मारूंगा, तुम बचोगे नहीं, जहां जाओगे वहां हम आएंगे। और ओसामा बिन लादेन ने अपना वादा पूरा किया। पूरे अमेरिका में डर का माहौल, नहीं पता था कि कौन कब अटैक कर दे। खतरनाक। कौन था ये ओसामा बिन लादेन? सऊदी अरब के एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुआ। 26 बच्चे पिताजी के, 10वीं बीवी का ये बच्चा था। और ओसामा बिन लादेन 6.5 फीट की हाइट, लगभग 73 किलो के करीब वजन, दुबला पतला। कहते हैं कि इसने सिविल इंजीनियरिंग की थी, कुछ लोग कहते हैं कि इसने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली थी, लेकिन ये पढ़ा लिखा आदमी था। अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाया और फिर शुरू होता है 1979 में सोवियत अफगान वॉर। सोवियत अफगान वॉर, ये वो वॉर था जहां पे अफगानिस्तान में रातों रात कम्युनिज्म आ गया और सोवियत साउथ रेवोल्यूशन सोवियत लेके आया था। अमेरिका ने बोला यही ना चौल बे। रोनाल्ड रीगन मुजाहिदीन से मीटिंग करते हैं, ऑपरेशन साइक्लोन के तहत $40 बिलियन पाकिस्तान को देते हैं और पाकिस्तान 1 लाख आतंकवादियों को, मुजाहिदीन को खड़ा कर देता है। उसमें ओसामा बिन लादेन भी शामिल था। अगले 10 साल बाद 1989 में सोवियत अफगान वॉर खत्म होता है। सोवियत हार के वापस चला गया। अमेरिका को लगा कि उसकी जीत है, लेकिन अमेरिका ये बोला कि हमारी जीत तो है, लेकिन जो हमने इतने आतंकियों को खड़ा कर दिया उसका क्या। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे देने बंद कर दिए। लेकिन अब आपके सामने वेल ट्रेन्ड आतंकवादी खड़े हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा मुजाहिदीन। लेकिन उसी दौरान 1988 में कुछ होता है, 1988 में कुछ होता है। 1988 में ओसामा बिन लादेन एक संगठन बनाता है जिसको कहा जाता है अल कायदा। ये एक सुन्नी था, एक कट्टर संगठन, और ये इतना कट्टर था, इसके तहत औरतों को पर्दे में ही रहना चाहिए, कोई वेस्टर्न आउटफिट नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई खाली आदमियों को ही करनी है।
एक ऐसा अंधा युग जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो उसकी सजा मिलेगी। अलकायदा के ये प्रिंसिपल थे। 1988 में अलकायदा बना और ओसामा बिन लादेन वाज द लीडर। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझिए कि अलकायदा में हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। ये जितने भी आतंकी संगठन है, जैसे अगर आप देखो तो जैसे मसूद अजहर का है ना, जैश, लश्कर, हाफिज सईद का, ये जितने भी है ना, ये हायरार्कियल है। मतलब इनमें अगर आप लीडर को मारोगे ना तो इनकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। ये वही बात है कि सचिन तेंदुलकर आउट तो पूरी टीम आउट। ये पूरी कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। तालिबान एक डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके वहां पे एक लीडर के हाथ में कमान नहीं है। एक लीडर मरेगा तो दूसरा उतना ही ताकतवर आ जाएगा। लेकिन अलकायदा, आईसिस, आपका जैश, लश्कर, इन सब में ऐसा नहीं चलता। बहुत ही कट्टर आदमी। 1988 में अलकायदा बन गया। 1989 में अमेरिका वापस चला गया। अब जब अमेरिका वापस गया तो क्या छोड़ के गया? ढेर सारे मुजाहिदीन, ढेर सारे पैसे, हथियार। अफगानिस्तान में इतने सारे आतंकवादी लड़ने को तैयार थे तो अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर शुरू होती है। सूडान में ओसामा बिन लादेन शिफ्ट हो जाता है। सऊदी का रहने वाला हूं, सऊदी की बात बताता हूं। ओसामा बिन लादेन कहता है सऊदी से कि मैं तुम्हारे देश का हूं, और इसी दौरान दोस्तों सऊदी अरब अमेरिका के बहुत करीब आ गया था। और ओसामा बिन लादेन ने बोला कि अरे शर्म करो, अमेरिका से मदद ले रहे हो, अमेरिका को अगर तुम बाहर नहीं निकालोगे तो छोड़ूंगा नहीं। सऊदी अरब ने बोला तुम घुसना नहीं सऊदी अरब में। ओसामा बिन लादेन वाज नॉट अलाउड टू एंटर इन सऊदी। तो वो सूडान गया और अपने साथ बहुत सारे अलकायदा के लड़ाकों को लेके गया। और अजीब बात यह कि सूडान में उसने जबरदस्त बिजनेस किया, इंफ्रास्ट्रक्चरल बिजनेस किया, खूब बिल्डिंगें बनाई, और वो जो पैसे आते थे वो आतंक के लिए यूज करता था। इसी दौरान दोस्तों 1992 में इसने यमन में हमला किया। जहां जहां पे भी अमेरिका था ओसामा बिन लादेन ने हमला किया। यमन में अमेरिकन एम्बेसी पे हमला हुआ 1992 में। 1995 में सऊदी में अमेरिका पर हमला हुआ। 1996 में केनिया के एम्बेसी पर हमला हुआ। 2000 में भी यमन के शिप में, अमेरिका के शिप पर हमला हो गया। अमेरिका को ओसामा बिन लादेन, वो एक ऑब्सेस्ड था वो अमेरिका से कि तेरी औकात दिखा देंगे। तू अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता है ना, अगर तुझे घुटनों पे ना ला दिया तो मेरा नाम भी ओसामा नहीं। और वो पूरा आइडियोलॉजिकल संगठन कि मारेंगे। कितने बेगुनाह लोगों की जान गई, कितने परिवार उजड़े, ये सब कुछ हुआ। अमेरिका ने कहा था, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि अमेरिका को मालूम था कि एक ना एक दिन ओसामा बिन लादेन हमला करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसने पैटर्न को देख रहे थे ना कि आज नहीं तो कल अमेरिका पर ओसामा हमला करेगा ही करेगा, लेकिन कब करेगा वो किसी को नहीं पता। फिर 9/11 आता है, ऐसा भयानक हमला, सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट सच साबित हुए, सब कुछ सच साबित हुआ। अब ओसामा बिन लादेन तालिबान में था। 1996 में तालिबान आ गया। ओसामा बिन लादेन ने भर भर के पैसे दिए, लड़ाके दिए, और तालिबान ने ओसामा बिन लादेन का फूल मालाओं से स्वागत किया। हालांकि तालिबान में बहुत सारे ग्रुप थे, लेकिन अलकायदा बहुत ताकतवर था। बहुत सारे ग्रुप्स वहां अलकायदा को पसंद नहीं करते थे। और 1996 में ओसामा बिन लादेन ने जितनी भी प्लानिंग की वो सब तालिबान एक ऐसा, अफगानिस्तान एक ऐसी जगह हो गई थी जहां पे सारे आतंकी जो है वो ट्रेनिंग लेते थे। वो एक टेररिस्ट के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया था। लेकिन अमेरिका चुप, पूरी दुनिया चुप। इसी दौरान आपको याद होगा कि मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए पूरा का पूरा प्लेन हाईजैक कर दिया था। क्या आपको पता है कि मसूद अजहर को किसने भेजा था? CIA ने। यूके और CIA ने पाकिस्तान की मदद से मसूद अजहर को एक पुर्तगाली वीजा दिया था और बोला कि श्रीनगर जाओ। भारत की एजेंसी ट्रैक कर रही थी, उसको गिरफ्तार करवा दिया था। और इसी CIA ने मसूद अजहर को छुड़ाने की पुरजोर कोशिश की थी, पता है। और इसी CIA ने अपने इंटेलिजेंस के लोगों को भेज दिया था कि चलो जाओ, तुम एक काम करना कि वहां पे जाओ, ये आतंकी तुमको किडनैप करेंगे। ये सब एक ढोंग होगा। लेकिन एक्चुअल में जब इन आतंकियों ने किडनैप किया, इनको मार दिया था। बेसिकली जो निकम्मे एजेंट्स थे अमेरिका और यूके, उनसे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। ये हालात है, ये बात सच है। CIA ने ही आतंकियों को खड़ा किया है। लेकिन आज ओसामा बिन लादेन CIA को ही ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। भारत भुक्तभोगी था आतंकवाद का। भारत को बड़ी परेशानी हुई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई।
और भारत जो है, एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं अपना फोन जो है वो ऑफ कर दूं, ठीक है। भारत जो है वो, इंडिया वॉज, उनको अमेरिका से कई बार बोलता था कि आतंकवाद पे महाराज कुछ करिए, लेकिन अमेरिका कभी सुनता नहीं था, आज भी नहीं सुनता है, आज भी नहीं सुनता है। लेकिन अब सुना 9/11 में। अब उसके बाद गैरी बेंस्टीन को फील्ड ऑफिसर बनाया गया। एक्चुअली क्या हुआ कि अगले एक हफ्ते तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तगड़ी मीटिंग की, एक के बाद एक, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पास दो विकल्प थे, या तो CIA को भेज दे या फिर अमेरिका की सेना को भेज दे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो कमान है वो CIA को दी, और जो फील्ड ऑफिसर थे वहां पे गैरी बेंस्टीन को बनाया गया था। यही कमांडर थे, यही CIA के लीडर थे। अब टोटल इसमें 13 टीम्स भेजी गई, जिसमें हर एक टीम में 8 मेंबर था। जाहिर सी बात है, आपको अफगानिस्तान जाना था और आपको ओसामा बिन लादेन को ढूंढना था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऑर्डर थे, ओसामा बिन लादेन का सर चाहिए, वो भी बर्फ में। इतने लोगों को मारा, इतनी चीख पुकारे, सर चाहिए। अमेरिका घुस गया अफगानिस्तान में। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोला कि या तो तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे खिलाफ हो। नॉर्दर्न अलायंस बनाया गया, जिसमें अफगान के वो संगठन भी थे जो अलकायदा से नफरत करते थे, लेकिन पहले बातचीत हो जाए। तो जब बेंस्टीन पहुंचते हैं तो नवंबर 4 नवंबर को जब बेंस्टीन पहुंचते हैं, हमले के लगभग 2 महीने बाद, तो वो पहले मीटिंग करते हैं। वो अफगानिस्तानियों से मीटिंग करते हैं, तालिबानियों से, और वो साफ साफ बोलते हैं कि कहां है ओसामा बिन लादेन। अमेरिकन को यह आदेश दिया था कि मेरी बात समझो, कि अगर अफगानी बता दे ओसामा बिन लादेन का है तो बढ़िया है, वरना सबको मार देना, नहीं तो किडनैप कर लेना, क्योंकि हमको चाहिए ओसामा बिन लादेन। तो जैसे ही तालिबानियों से पूछा, तालिबानियों को चॉइस दी गई, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, और जैसे ही मना किया इनको उठा लिया गया। अब जब यह बात सामने आई, उसके बाद हम ये देखते हैं कि लड़ाकों की फौज आ गई। अमेरिका ने अपनी सेना नहीं भेजी थी उस समय, मात्र 410 अमेरिकन अफगान में थे नवंबर 2001 तक। मैं आपको पूरी 2001 से लेकर 2011 की कहानी बताऊंगा। तो मात्र 410 अमेरिकन अफगानिस्तान में थे, और वो 20,000 थे। कहां 20,000, कहां 410 अमेरिकन, निश्चित मौत थी। और यहां हाईवे पे जाम जो काबुल से कनेक्ट करता है, मतलब साफ था कि एक बहुत बड़ा जंगी बेड़ा आतंकियों का अमेरिकन का शिकार करने निकल रहा है। टोटली आउटनंबर्ड। ये सब ईस्टर्न अफगानिस्तान में हो रहा था, और 95% जो आतंकी थे वो यही ईस्टर्न अफगानिस्तान में थे। क्या किया जाए? अब यहां पे बोला गया कि हमको और फोर्स चाहिए। CIA ने अपील की कि हमको और सेना चाहिए। यमन से आप मंगा सकते थे अफगानिस्तान में, क्योंकि अमेरिका की पूरी दुनिया में बेसेस है, इसीलिए बेसेस बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए अमेरिका कहता है कि वो पूरी दुनिया में बेस दो। लेकिन यहां कोई भी नहीं आया। अमेरिका ने मना कर दिया कि हम सेना नहीं भेजेंगे। क्या करें? इधर अमेरिकन फंस गए हैं। अमेरिकन ने बोला छोड़ो, काबुल पे हमला करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मल्टीपल रिक्वेस्ट की अमेरिका से। उधर से आतंकी हमला करने के लिए आ रहे हैं, स्टिंगर मिसाइल्स लेके आ रहे हैं। जैसे ही हमला करना शुरू किया, अमेरिकन ड्रोन्स आ गए। ये ड्रोन प्रोजेक्ट काफी समय से चल रहा था। अमेरिकन प्लेन्स आ गए, गजब बमबारी कर दी, भयानक बमबारी कर दी। तालिबान वर वेल प्रिपेयर्ड। तालिबान ट्रेंचेस में था, तालिबान घर के अंदर था, वो लगातार अमेरिकन पे गोलियां चला रहा था। 410 अमेरिकन बचते नहीं। ऐसा लग रहा था अमेरिकन का हाल बिल्कुल वियतनाम वॉर जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स ने इनको बचा लिया। और इतना बम बरसाया कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आप समझ रहे हो? 12 नवंबर 2001 आते आते दोस्तों, काबुल अमेरिका के कब्जे में आ गया। और दिसंबर तक तो दोस्तों पूरा का पूरा अफगानिस्तान अमेरिका के कब्जे में आ गया। दिसंबर तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया। लेकिन यहां पे एक बहुत अजीब बात हुई। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को जीता, लोग खुशियां मना रहे थे। लोगों ने अमेरिकन को वेलकम किया, लोगों ने अमेरिकन को माला पहनाई,
क्योंकि तालिबान का रूल बहुत खतरनाक था, तालिबान का रूल कट्टर था। मैंने क्या बताया, ओसामा बिन लादेन एक कट्टर आदमी था। औरतें बहुत खुश कि भैया हमको पढ़ने को मिलेगा। और अमेरिका ने काम किया अफगानिस्तान में 2001 से लेकर 2021 तक। अमेरिका ने यहां कह सकते हो कि वहां डेमोक्रेसी लेके आया, बहुत कुछ किया, लेकिन एकदम से वो फिर से छोड़ के भाग गया 2021 में। उसकी भी बात करेंगे, ये हिसाब किताब। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान को कैप्चर तो कर लिया है ना। 5 महीने हो गए हमले के, 9/11 के 5 महीने, दिसंबर 2001 आ गया है। ओसामा बिन लादेन किधर है? पूरे अफगानिस्तान को जीतने के बाद भी आपको ओसामा बिन लादेन का सुराग नहीं मिला। क्या किया जाए भाई? अमेरिका दिमाग खराब कि भाई कहां है ये, ढूंढो। अच्छा, ओसामा बिन लादेन बहुत चालाक आदमी था, वो ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, उसको पता था। मेरे आपको क्या लगता है, आतंकवादी को सब पता रहता है कि इसके कंसीक्वेंस क्या होते हैं, वो उस तरीके से प्लानिंग करते हैं। उसामा बिन लादेन डिजिटल था ही नहीं, इसको ट्रैक कहां से करोगे? लेकिन सीआईए तो सीआईए है भैया, सीआईए सबकी बाप है। उससे बड़ा ट्रैक तो बेटा हम कर ही लेंगे, चाहे तुम डिजिटल जाओ चाहे एनालॉग जाओ। कहा, पता चला कि तोरा बोरा के पहाड़ों में उसामा बिन लादेन जो है वो छुपा हुआ है। समझ रहे हो? उसके बाद उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए तोरा बोरा की पहाड़ियों पे अमेरिका ने जाना शुरू किया। अमेरिका को रेंजर्स की जरूरत थी, मरीन्स की जरूरत थी। और यहां पे अमेरिका के पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम मिलिट्री उतार दें अफगानिस्तान में, नहीं तो बॉम्ब कर दें। अब आपको एक मैं बहुत जबरदस्त फैक्ट बताता हूं, ओसामा बिन लादेन को 2 दिन के अंदर पकड़ा जा सकता था। वो बिल्कुल एकदम पक्की खबर थी कि वो तोरा बोरा की पहाड़ियों में है, वहां पे बहुत सुरंगें हैं। लड़ाके जो है वो पहाड़ियों पे चले गए थे, पहाड़ियों पे जंग लड़ना आसान है, वहां पे चले गए थे। 1000 के करीब लड़ाके ओसामा बिन लादेन के साथ थे। अगर उस समय अमेरिका मिलिट्री भेज देता तो अगले 2 दिन के अंदर ओसामा बिन लादेन मारा जाता। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका ठहरा, बेवकूफी करना उसके खून में है। उसने बोला नहीं, हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या था? मैदान बना दो, बम बरसा दो, इतने बम बरसाओ, इतना बम बरसाओ, तबाही मचा दो। मिलिट्री ऑप्शन था। उस समय तोरा बोरा की पहाड़ियों में बहुत सारे अफगानी थे जो अमेरिकन की मदद कर रहे थे। वो गधे के साथ खूब सारे बॉम्ब को लेकर चल रहे थे। एक तो ऐसा आता है कि एक वो बॉम्ब फटा, गधे के 20 टुकड़े हो गए, उसके साथ एक अफगानी भी मर गया। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं, हम मिलिट्री नहीं भेजेंगे, हम बॉम्ब बरसाएंगे। तो अमेरिका ने बॉम्ब की बारिश कर दी और अमेरिका ने इतने बॉम्ब बरसाए 56 घंटे तक, क्या विश्वास करेंगे, लगभग 4 दिनों तक, 2 दिनों तक यह बमबारी चली है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी ज्यादा बमबारी कहीं पे हुई है तो वो दिसंबर तोरा बोरा की पहाड़ियों में हुई है, ताकि ओसामा बिन लादेन को ढूंढा जा सके। सारी सुरंगें तबाह कर दी, बहुत लोग मारे गए और बताया गया कि काफी सिविलियंस भी मारे गए। लेकिन ओसामा बिन लादेन किधर है? अब अमेरिकन ने ढूंढना शुरू किया कि पहाड़ियों पे क्या ओसामा बिन लादेन मिला। लाशें निकाली गई, डीएनए के लिए भेजा गया, मिलान किया गया, कुछ नहीं था। लेकिन अमेरिकन ऐसा मान के चल रहे थे और पूरी दुनिया ऐसा मान के चल रही थी कि शायद ओसामा बिन लादेन मर गया है। जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, और एक समय ऐसा है कि ट्विन टावर में जिनकी मौत हुई थी 18 अप्रैल 2002, वो ऐसे ही टीवी देख रही थी, उन्होंने न्यूज चैनल लगाया और एकदम से न्यूज पे आता है ओसामा बिन लादेन का नया वीडियो, जिसमें ओसामा बिन लादेन धर के गरिया रहा है, ओसामा बिन लादेन हट्टा कट्टा है और ओसामा बिन लादेन पिछली बार से और ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब यहां पे लोग और परेशान कि भैया ये क्या हो गया। अमेरिकन की पूरी दुनिया में ऐसा मजाक बना कि ये है अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी पावर, ये हराएंगे जाके ओसामा बिन लादेन को। और वो आराम से गजब गालियां दे रहा है अमेरिका को, उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बरसा दिए बम, अफगानिस्तान को ले लिया, अब हम आ रहे हैं। उसके बाद ओसामा बिन लादेन का पलटवार, पूरी दुनिया को उसने दहला दिया। ओसामा बिन लादेन ने अलकायदा की मल्टीपल ब्रांचेस खोलनी पूरी दुनिया में। एक बीबीसी का इंटरव्यू 1998 में एक रिपोर्टर ने लिया था ओसामा बिन लादेन से। पेशावर पाकिस्तान में वो बीबीसी का रिपोर्टर गया। आमतौर पे जब आप किसी भी आतंकवादी का इंटरव्यू लेते तो बहुत ही खतरनाक होता है।
उसके बाद उसको एक काला कपड़ा पहनाया गया, उसको गाड़ी में बिठाया गया, उसको अफगानिस्तान ले जाया गया, फिर उसको पता नहीं कहाँ किधर पहाड़ियों में घुमा घुमा के वो बता रहा था कि मेरे बगल में बहुत तेज एक लड़का फायरिंग कर रहा था, मैंने थोड़ा सी बंदूक उधर की, लेकिन वो फिर यहाँ पे लाके उसने तब तक फायरिंग की जब तक बंदूक खाली नहीं हो पाई। वो ओसामा बिन लादेन का बेटा था। फिर उसके बाद मैं एक टेंट में गया, मेरी पट्टी खोली गई और उधर ओसामा बिन लादेन आता है। मैंने क्वेश्चंस तैयार किए थे। मैंने जब सवाल तैयार किए थे तो मुझसे एक रिक्वेस्ट की गई थी कि सुनिए, मतलब रिक्वेस्ट का बोला गया था कि आप सवाल पूछेंगे अंग्रेजी में, लेकिन वो जवाब देगा अपनी भाषा में, और वो जब अपनी भाषा में जवाब देगा तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। तो रिपोर्टर बोलता है कि भैया ये क्या, मतलब फिर मैं कैसे सवाल पूछूंगा? कहता उसको हमको नहीं पता, कोई ट्रांसलेटर ट्रांसलेट नहीं करेगा आपको। ठीक है, रिपोर्टर ने सवाल पूछना शुरू किया, वो अंग्रेजी में था, ये अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे। ओसामा बिन लादेन जवाब देता गया, जवाब देता गया, जवाब देता गया, वो ऐसे सर हिला रहा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इंटरव्यू बंद हुआ, इनको वापस छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जब ये रिपोर्टर वापस जा रहा था और इसने अपने से दोस्त से पूछा कि इसने क्या कहा है, बोला इसने बहुत कुछ कहा है। और जब वो वीडियो चलाया गया, बेसिकली ओसामा बिन लादेन ने बीबीसी को यूज किया अपना संदेश पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, और काफी लोग उसके साथ बीबीसी के इस इंटरव्यू के बाद आ गए। लेकिन यही बीबीसी का इंटरव्यू जो है ये ओसामा बिन लादेन मौत की वजह बनेगा, ये चीज है। अब उसके बाद काफी समय बीत गया, ओसामा बिन लादेन टीवी पर, और इसी दौरान एक के बाद एक हमले होते हैं। स्पेन पे हमला हुआ, लंदन पे हमला हुआ। ओसामा बिन लादेन ने अपने आप को पूरी दुनिया में फैला लिया था, लाखों लोग मारे जा रहे थे और नॉर्दर्न अलायंस बेबस। ओसामा बिन लादेन को किसी तरीके से पकड़ना है। एक वीडियो, फिर यहां पे सीआईए ने वीडियो को खंगालना शुरू किया। तो ओसामा बिन लादेन जो है वो प्लान बता रहा था, ठीक है, और इस प्लान में वो हमेशा एक चीज बोलता था, गॉड ब्लेस मुख्तार, गॉड ब्लेस मुख्तार। ये मुख्तार कौन था? तब सीआईए को पता चला कि ये मुख्तार है, ये बहुत डेंजरस है, ये हमको ओसामा बिन लादेन तक ले जाएगा। ओसामा बिन लादेन को डायरेक्ट हमको नहीं पता कहां पे है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन कहां भाग गया था? पाकिस्तान, अपने ससुराल भाग गया था। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको किसी को पकड़ना पड़ेगा जो ओसामा बिन लादेन को जानता है। वो आदमी था मुख्तार, लेकिन मुख्तार की ना कोई तस्वीर, ना ही कोई आवाज। तो मुख्तार तक पहुंचेंगे कैसे? हमारे पास सिर्फ एक नाम है, मुख्तार। ओए होए, मुख्तार के बाद दूसरा था अबू जुबैदा। अबू जुबैदा को पकड़ो, उसकी फोटो थी, एक पूरा चार्ट बनाया था कि कहां कहां पे लोग मिल सकते हैं। अबू जुबैदा मिला पाकिस्तान के फैसलाबाद में। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के आईएसआई और सीआईए मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन सीआईए को पता था कि आईएसआई दोगली है, ये लोग एक नंबर के बेवकूफ, एक नंबर के, समझ रहे हो ना, कि बहुत अव्वल दर्जे के हैं ये लोग। ये कब पीठ में छुरा भोग दे तुमको नहीं पता। तो अब यहां पे अबू जुबैदा को पकड़ना था। अबू जुबैदा मुख्तार तक पहुंचा था, मुख्तार ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा था, या हो सकता है अबू जुबैदा ही ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा देता। मार्च 2002 आ जाता है, लगभग 2 साल होने वाले थे अटैक को, 1 साल। फैसलाबाद पाकिस्तान में है ना, वहां पे पता चलता है कि अबू जुबैदा घर में है। अबू जुबैदा को पकड़ा गया रेड मार के, और अबू जुबैदा काफी कोऑपरेटिव था, ठीक है ना। अबू जुबैदा कोऑपरेटिव क्यों था? क्योंकि बढ़िया तरीके से सीआईए टॉर्चर करती है। सीआईए जब टॉर्चर पे आती है तो उनके अरीबो गरीब मेथड होते हैं, आपको तोड़ के रख देते हैं। अबू जुबैदा को पता था कि अगर ये मारेंगे तो बहुत मारेंगे, मुझे वैसे भी बोली देना है। उसके बाद एक एक करके फोटो दिखाई तो उसने बोला हाँ इसको मैं जानता हूं। बोला ये कौन है? इसका नाम है खालिद मोहम्मद। खालिद मोहम्मद, KSM। अब ये खालिद मोहम्मद कौन है? खालिद मोहम्मद है मुख्तार। अमेरिका के होश उड़ गए, व्हाट द हेल, खालिद मोहम्मद मुख्तार है ये आदमी, इसके ऊपर तो हमने इनाम रखा हुआ है और इसी को तो ढूंढ रहे हैं। अमेरिका के पास फोटो थी और अमेरिका के पास लीड थी, मुख्तार का पता लग गया, लेकिन वो है कहां ये देखना था। मुख्तार वॉज द मेन कॉन्स्पिरेटर ऑफ 9/11। मुख्तार ने ही प्लान बनाया था
1993 में यही ट्विन टावर के बेसमेंट में इसने ब्लास्ट किया था। इसको लगा था पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये फिर उसामा बिन लादेन के पास गया और इसने ये आइडिया को पिच किया कि हम ट्विन टावर पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि इसका इनके परिवार को कहते हैं कि सीआईए ने मार दिया था। तो मुख्तार जो है वो बड़ा दिमाग खराब था उसका, लेकिन इस खालिद मोहम्मद को पकड़ना पड़ेगा। कहां से पकड़े? मार्च 2003 आ जाता है। रावलपिंडी में फिर से पाकिस्तान में खालिद मोहम्मद सीआईए ने पता लगाया, आईएसआई के साथ मिलकर ऑपरेशन किया और रावलपिंडी आराम से घर में बैठ के खाना खा रहा था, अपने परिवार के साथ था ये। एकदम से सीआईए घुसती है, उसको उठा लेती है। उसके बाद इसको कैप्चर कर लिया जाता है। अब मुख्तार को पता है कि उसामा बिन लादेन कहां है, लेकिन ये अपना मुंह नहीं खोलेगा क्योंकि ये बहुत करीबी था उसामा बिन लादेन का। इसको ले जाया जाता है ग्वांटाना बे, समझ रहे हो? और इसी दौरान एक इस्तांबुल पे हमला होता है 2003 में, स्पेन में हमला होता है 2004 में, लंदन ट्रेन बॉम्बिंग्स होती है। यानी कि अलकायदा ज्यादा ताकतवर हो रहा है। 2001 में अमेरिका ने अलकायदा को कमजोर किया, लेकिन उसामा बिन नहीं मिला था, उसामा बिन लादेन। तो अलकायदा ने अपने आप को रीग्रुप कर लिया। और आपको बता दूं कि भले ही उसामा बिन लादेन नहीं मिला था, लेकिन एक एक डिसीजन वही लेता था। सारी प्लानिंग की जानकारी उसको मिलती थी। यानी कि कहीं से तो कुछ हो रहा है, उस तक खबरें पहुंच रही हैं, उस तक प्लान पहुंच रहे, और वो साइन करता था। वो बोलता था कि हाँ हम कर दो लंदन पे हमला, कर दो स्पेन पे हमला, कर दो इस्तांबुल पे हमला। तो यानी कि ये कड़ियां जुड़ रही हैं और अल कायदा बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। क्या किया जाए? अमेरिका परेशान, हैरान कि ऐसे तो चलेगा नहीं। मुख्तार को पकड़ लिया। मुख्तार एक बहुत बड़ी लीड है। मुख्तार जो है उसको ग्वांटाना बे ले गए। अब ग्वांटाना बे क्यूबा के बगल में है। यहां पे अमेरिका ने एक जेल बनाई है। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर आप टॉर्चर नहीं कर सकते, आपके ऊपर कानूनी बैठ जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा करना था जिससे आप नजर में ना आए और जिससे आपका काम भी हो जाए। अब नजर में ना आने के लिए आपको टॉर्चर करना था, क्योंकि जब आप अमेरिका की जमीन से बाहर टॉर्चर करोगे तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठेंगे। अजीबोगरीब तरीके से टॉर्चर किया जाता था, सोने नहीं दिया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता था, एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया जाता था, उल्टा लटका के पानी डाल दिया जाता था, आपको ऐसे डूबने का एहसास होता था, नाखून उखाड़े जाते थे। फिजिकल टॉर्चर बहुत ज्यादा नहीं था, मेंटल टॉर्चर करते थे ताकि आप टूट जाओ। ये चीज है। प्लान तो बहुत खतरनाक था उसामा बिन लादेन का। मुख्तार ने बताया ये कि प्लान तो ये था कि ये न्यूक्लियर हमला 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक से मिला था। कहते हैं कि अमेरिका उसामा बिन लादेन ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात कर ली थी, या वो बायोलॉजिकल वेपन से अमेरिका पर हमला छेड़ देता। अब जब यहां पे पूछा गया, पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने पूछा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आपको यूरेनियम की जरूरत है, तो उसामा बिन लादेन कहता है कि आपको कैसे पता मेरे पास यूरेनियम नहीं है? यूरेनियम तक था उसके पास। आप विश्वास कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में यह आतंकी संगठन कितने खतरनाक तरीके से फैला हुआ था और कैसे कैसे लोगों के से कॉन्टैक्ट थे इसके। कहते हैं कि बड़ी बड़ी सरकारें तक मिली थी। यह हिसाब किताब था। तो शायद अमेरिका पर न्यूक्लियर हमला भी कर देता अगर चीजें ठीक बैठ जाती तो। और वही पाकिस्तान धमकी देता है अमेरिका को कि अगर आप हमको पैसा नहीं दोगे तो यही न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं इन आतंकियों के पास चले जाएंगे, फिर हमको मत बोलना। यह हिसाब किताब। अब यहां पे मुख्तार को बहुत टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो उसामा बिन लादेन के बारे में नहीं बताता है। उसामा बिन लादेन के बारे में उसको पता ही नहीं। बहुत टॉर्चर करता है लेकिन अपना मुंह ही नहीं खोलता है। सितंबर 2007 आ जाता है। करते 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 4 साल बीत जाते हैं। ना ही उसामा बिन लादेन का पता, मुख्तार उख्तार सब खत्म। क्या करे? सितंबर 2007 में उसामा बिन लादेन का एक और वीडियो आता है और इस समय वो और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा स्वस्थ दिख रहा है। अमेरिका के दिमाग उड़ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या खेल खेला जा रहा है। तब तक अमेरिका में बात ठंडी भी पड़ गई थी। बहुत लोगों को लग रहा था हमले हो रहे थे, लेकिन ये लग रहा था कि पता नहीं मरा है नहीं मरा है। पर उसने जो नया वीडियो डाला उसमें वो और ज्यादा खूंखार था। उसमें बोला कि छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब अमेरिका को कुछ जल्द से जल्द करना था। और इसी दौरान जनवरी 2009 में बराक ओबामा आते हैं।
जनवरी 2009 में बराक ओबामा जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं। अभी तक काम काफी स्लो था, लेकिन अब बराक ओबामा के आने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप ओसामा बिन लादेन को पकड़िए। बराक ओबामा आए, उन्होंने लियोन पैनेटा को नया सीआईए डायरेक्टर बनाया। अब जैसे ही नया सीआईए डायरेक्टर बनाया, बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, आपको जो चाहना हो, जो चाहिए वो चाहिए लीजिए, लेकिन मुझे ओसामा बिन लादेन चाहिए। और याद रखिए कि यह बात कुछ ही लोगों को पता है, यह लीक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे सीआईए के डायरेक्टर लियोन पैनेटा ने एक नया प्लान बनाया। फरवरी 2009 में एक डॉक्टर अरेस्ट हुआ था। बहुत सारे लोगों को अब सीआईए ने ट्रैक करना शुरू किया। बराक ओबामा के आने से सीआईए में एक नई जान आ गई थी। एक डॉक्टर अरेस्ट हुआ, और ये डॉक्टर जो है वो बहुत ही जिहादी चीजें डालता था, बहुत ज्यादा। वो जिहाद की बात करता था, वो बॉम्ब ब्लास्ट की बात करता था, ओसामा को अपना आइडल मानता था। सूत्रों से यह पता चला कि शायद ओसामा बिन लादेन का डॉक्टर है और उससे कनेक्टेड है, या अगर नहीं भी कनेक्टेड है तो हम इसको एक एसेट की तरह यूज कर सकते हैं। सीआईए उसको पकड़ती है, उसको गिरफ्तार करती है, और सीआईए उस डायरेक्टर को टॉर्चर करती है और बोलती है कि तुम हमारे लिए काम करो। वो डायरेक्टर मान जाता है, वो कहता है ठीक है, हम आपके लिए काम करेंगे। डील डन रही, और हम ओसामा बिन लादेन को आपको सौंप देंगे, ये मेरा वादा है। अब 2009 में यह पता चला कि जो ओसामा बिन लादेन है वो अल जवाहिरी, आयमान अल जवाहिरी, अगला था ना ओसामा बिन लादेन के बाद दूसरा सेकंड इन कमांड, उसके साथ देखा गया है। अब यहां पे सीआईए ने इसी डॉक्टर को अफगानिस्तान में घुसवाया। जनवरी 2009 की बात है दोस्तों। जनवरी 2009 जो है ये डायरेक्टर निकला, ठीक है, सॉरी 2008, नहीं 2009, ठीक है, ये डायरेक्टर निकलता है। अब ये डायरेक्टर अंदर घुसता है, ये आतंकवादियों के साथ उठता बैठता है, लेकिन ये गायब हो जाता है। बस अमेरिका को पता चल गया कि इस डॉक्टर ने हमारा यूज किया है। इस डॉक्टर को हमेशा से ओसामा बिन लादेन से मिलना था, ये अलकायदा को ज्वाइन करना था। हमने इसको पैसे दिए और ये प्लान दिया और ये वहां निकल गया। लेकिन नवंबर में दोस्तों इसका मैसेज आता है। अजीब व गरीब बात है, नवंबर 2009 में इस डॉक्टर का मैसेज आता है सीआईए को कि मेरे पास बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है ओसामा बिन लादेन की, और मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बहुत अच्छी बात है। खोश्त प्रोविंस में वो डॉक्टर आता है। उस डॉक्टर जो है खोश्त प्रोविंस में सीआईए का एक बहुत ही बड़ा हेडक्वार्टर तो नहीं कहेंगे, एक ऑफिस होता है अफगानिस्तान में, और ये ऐसा एक किला होता है एक तरीके से, बहुत बड़ा बेस अमेरिका का, और उसके अंदर सीआईए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ओसामा बिन लादेन के बारे में लेके आ रहे हैं, लेकिन हमको डॉक्टर का भरोसा जीतना पड़ेगा। तो इसकी कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। वो डॉक्टर की कार आती है, आसानी से वो अंदर घुस जाती है, गेट बंद होता है, सीआईए के 4-5 ऑफिशियल्स खड़े होते हैं उसको ग्रीट करने के लिए कि आइए आपका इंतजार था, बताइए ओसामा बिन लादेन के बारे में। डॉक्टर बाहर निकलता है। फ्लैशबैक, आज से 4-5 महीने पहले वो ये कहता है अलकायदा के लोगों से कि मुझे अमेरिका ने तुमको मारने के लिए भेजा है, ओसामा बिन लादेन को पता लगाने के लिए भेजा है। मेरी जिहादी सोच की वजह से उन्होंने मुझे यूज किया, और वो चाहते हैं कि मैं ओसामा बिन लादेन का पता लगा दूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, और जिहाद को मैं अपनी आखिरी वक्त तक पूरा करता रहूंगा। वो बाहर निकलता है। लोग कहते हैं अपनी जेब से हाथ बाहर निकालो, वो जेब से हाथ बाहर नहीं निकालता है, घड़ी को दबाता है, बूम, सीआईए के कंपाउंड के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट, 5 से 6 लोग मर जाते हैं। उसमें एक लेडी होती है जिसका परिवार अमेरिका में इंतजार कर रहा होता है। सीआईए ने जिस आदमी को भेजा था, जिस डॉक्टर को भेजा था, वो वापस आके उन्हीं को जान से मार देता है। दिमाग खराब। पूरी दुनिया में फिर से ये फुटेज वायरल, पूरी दुनिया में वायरल कि ये क्या हुआ। एवरीवन वाज शॉक्ड। 7 लोग मारे गए। अब बहुत हुआ सम्मान। सीआईए कहता कितना भी पैसा लो, लेकिन इस ओसामा को ढूंढो। कैसे ढूंढा जाए? ओसामा बिन लादेन कोई नेट नहीं यूज करता है, कोई फोन नहीं यूज करता है, लेकिन एक कुरियर की बात होती है।
अगर ऐसा नहीं है तो वो अटैक्स को कैरी कैसे करता है? हाउ इट इज पॉसिबल कि वो इन अटैक्स को, इन हमले को कैरी आउट करता है? वो सेंट्रलाइज्ड कमांड कैसे, यानी कि कोई आदमी होगा जो उसको बताता होगा, यानी कि वो उसका कोरियर है, उसको ढूंढना है। बहुत हुआ। अब उस कोरियर की बात काफी बार आती है। जब सीआईए शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये बात पहले के ऑफिसर्स ने निग्लेक्ट कर दी थी। तो यहां पे बात होती है कि इसी कोरियर को पकड़ो, ये उसामा बिन लादेन तक ले जाएगा। कोई एक आदमी है जो उसामा बिन लादेन तक जाता है। अब इस कोरियर की शुरुआत होती है। अब कोरियर से यहां पे फिर से मुख्तार जो है, जो जेल में बंद होता है, उससे पूछा जाता है। वो उसामा बिन लादेन का सब बताता है, लेकिन वो कोरियर के बारे में नहीं बताता है। इसी दौरान सीआईए एक चिप फिट कर देती है, एक ट्रांसपॉन्डर कह रहा हूं, मतलब एक वहां पे बग कर देती है बेसिकली मुख्तार को। और जैसे ही वो अंदर जाता है, अपने लोगों से मिलता है, जेल के अंदर भी उसके लोग होते हैं, बहुत आतंकवादी बंद होते हैं। वो कहते हैं कि सुनो, मर जाना लेकिन कोरियर के बारे में मत बताना। अब उस कोरियर का नाम वो बोल देता है, उसका नाम होता है अबू अहमद। ओके, कौन है ये अबू अहमद? फिर से एक नाम, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। सीआईए सर्च करती है तो पता चलता है अबू अहमद कुवैत का था और 2002 से लेकर 2010 तक ये लगातार उसामा बिन लादेन के साथ काम करता था। एक दिन लगभग फरवरी 2010 में अबू अहमद फोन करता, फोन सारे टैप हो रहे थे और एक फोन जो सीआईए को संदिग्ध लगा, उसने सब सारे फोन को बग किया हुआ था। ये जो कैमरा ऑफ हो जाता है ना, मूड खराब हो जाता है। कोई नहीं, तो बीच में थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो गया था। तो हम ये बता रहे थे कि जो अबू अहमद वो कोरियर था, लेकिन वही बता रहे ना कि कुछ नहीं, बट फोन, एक कॉल जो इन्होंने टैपिंग की थी, ऐसा जाल बिछाया था कि अबू अहमद, एक कॉल आता है, ठीक है ना, कोई इस कोरियर के बारे में बात नहीं कर रहा था और ये कॉल पाकिस्तान के पेशावर से था। अब अबू अहमद से उसका दोस्त जो है वो बात कर रहा है दूसरी लाइन पे, और अबू अहमद से बोल रहा है कैसे हो यार, क्या चल रहा है, सब बढ़िया है, अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन। फिर वो बोलता है कि तुम अभी क्या काम कर रहे हो मेरे भाई, क्या दोस्त, क्या व्हाट आर यू अप टू? तो अबू अहमद चुप होता है। तो फिर बोलता है अरे बताओ यार। तो अबू अहमद कह रहा है कि मैं वही कर रहा हूं जो बहुत सालों से करता आ रहा था, मैं उसामा बिन लादेन के लिए काम कर रहा हूं। तो उसका दोस्त कहता है अल्लाह तुम्हारी मदद करे। खेल खत्म। अमेरिका को ये पता चल जाता है, ओके, तो फाइनली ये जो कोरियर है ये पाकिस्तान में है, दैट्स इट। अब यहां पे अबू अहमद को फॉलो किया जाता है, आईएसआई से कांटेक्ट करके अबू अहमद को फॉलो किया जाता है और पाकिस्तान में ये सारी चीजें हो रही होती हैं। वो एक वाइट एसयूवी में बैठा है, फॉलो करते करते वो एबटाबाद, जो कि यहाँ का बहुत ही रिहायशी इलाका तो नहीं कह सकते बट एक टूरिस्ट टाउन है, और बगल में यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान की, एक कैंटोनमेंट एरिया, पीछे पहाड़, वहां पे बहुत सारे घर, रिजॉर्ट, लेकिन एक बीच में काफी बड़ा घर जो है वो दिखता है और ऐसा लगता है कि ये घर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये घर जो था वो एकदम किले जैसा था। यहां पे सीआईए को शक होता है, लियो पैनेटा बोलते हैं हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। दीवारें बहुत बड़ी बड़ी, उसके ऊपर कटीली तारें, और वो एसयूवी यहीं आके रुकती है और अबू अहमद यहीं पे ही आके रुकता है और वो अंदर जाता है और वो फिर बाहर आता है, वापस जाता है। सारी सैटेलाइट जो है सीआईए यही लगा देती है कि स्पाई सैटेलाइट, और यहां पे ही नजर रखनी पड़ेगी। लोगों को अगल बगल के रिजॉर्ट में भेजो और पता लगाओ कि आखिरकार इस घर में है कौन। अब ये सब कुछ होता है जनवरी से सितंबर 2010 और 21 सितंबर 2010 को प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग दी जाती है। प्रेसिडेंट ओबामा को यह बताया जाता है कि सर हमको लगता है हमने उसामा बिन लादेन को ढूंढ लिया है। अब बराक ओबामा कहते हैं ऐसे कैसे? कहते हैं कि हमको एक घर मिला है और वो घर बहुत ही यूनिक है, वहां के बच्चे आते जाते नहीं हैं। उस घर में दो फैमिली है, एक अबू अहमद और उसका भाई, लेकिन एक तीसरा परिवार भी है वहां पे, और इस तीसरे परिवार के बारे में किसी को पता नहीं। जब हमने आस पड़ोस के बारे में पूछा तो आस पड़ोस वाले जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते, ना ही बात करते हैं। हमने कई बार कोशिश की कि इस घर में अंदर जाने की,
लेकिन हमको नाकामयाबी हासिल मिली। यहां पे इंटरनेट नहीं यूज करते ये लोग, पूरा एनालॉग है, सब कुछ बातचीत से होता है। साथ ही साथ यहां पे हमने बच्चे खेलते हुए देखे हैं, सामने बालकनी है बड़ी सी, वहां पे लोग अक्सर आते हैं, और एक घर ही में ही बहुत बड़ा गार्डन है, वहां पे हमने एक परछाई को आते हुए देखा है। कूड़ा ये लोग घर में ही जलाते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि एज अ पोलियो, हम पोलियो वाले जाके इनके घर में घुसे, बट वो भी हमको घुसने नहीं दिया। हम गए, पोलियो वाले बन के गए, लेकिन बच्चे बाहर ही ले आए, अंदर घुसने ही नहीं दिया। हमने सोचा कि कूड़ा, चलो कूड़ा उठा लेते हैं, कूड़े से हमको सबूत मिल जाएगा, बट कूड़ा वो घर में ही जला रहे। लेकिन सबसे बड़ा सबूत जो तीसरी फैमिली का है, एक परछाई हमको दिखी गार्डन में जाते हुए। उस परछाई, वो आदमी था, आदमी क्लियर नहीं था, लेकिन वो जो परछाई थी वो क्लियर थी। वो परछाई को जब हमने नापा, 1998 का जो इंटरव्यू लिया था, जो हाइट का डिस्क्रिप्शन उसने दिया था, जिस लुक्स का डिस्क्रिप्शन उसने दिया था, वो एकदम ओसामा बिन लादेन से मिलता है। हमने मेंसुरेशन मैथ्स अप्लाई की, यानी कि हो ना हो ओसामा बिन लादेन उसी घर में है। अब यहां पे बराक ओबामा ने बोला, बाप रे बाप, ये तो बड़ा खतरनाक है भैया, तो मारो। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हम 100% नहीं कह सकते। बोला ओबामा बिन लादेन, बराक ओबामा बोले क्या बकवास है यार ये, 100% नहीं कह सकते, इसका मतलब क्या है? कहता हम 90% श्योर हैं, शायद 80, बट 100% हम श्योर नहीं है कि ओसामा बिन लादेन उसी घर में। दिमाग उड़ गया उनका। अब ये सब आपके ऊपर निर्भर है कि आप अटैक का ऑर्डर देते हैं। अगर आप अटैक का ऑर्डर देंगे तो हम अटैक करेंगे, और अगर आप अटैक का ऑर्डर नहीं देंगे तो हम नहीं करेंगे। अब बराक ओबामा का दिमाग ही उड़ गया, उनको निर्णय लेना था। अब इसमें बहुत रिस्क था। रिस्क ये था कि अगर मान लो ओसामा बिन लादेन वहां पे नहीं हुआ, तो फिर तो थू हो जाएगी बराक ओबामा के। अभी नए नए राष्ट्रपति बने हैं, बड़ी उम्मीदें। और उससे बड़ी चीज जो है, बराक ओबामा अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड पूरी तरीके से खो देंगे, उनको हटना भी पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क यह है कि आपको किसी देश के अंदर जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान को बता नहीं सकते, क्योंकि एक बार आपने आईएसआई को बताया, ओसामा बिन लादेन वहां से छू मंतर। आपको बिना बताए एक दूसरे देश में जाके ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक मिलिट्री एरिया में, और वहां की आर्मी आपके ऊपर हमला करेगी। पाकिस्तान तो हमला करने ही वाला था, तो आप इसको कैसे देखेंगे? लोगों की जान जाएगी, सोल्जर्स की जान जाएगी। यह बहुत बड़ा खतरा था। ओबामा को ये सारी चीजें सोचनी थी। ओबामा ने एक रात ली, समझ रहे हो, पूरी रात उन्होंने सोचा, और उसके बाद ओबामा ने बोला लेट्स डू इट, आप हमला करने के लिए तैयार रहिए। मार्च लास्ट, लगभग 29 मार्च 2011 यह डिसीजन लिया गया। ठीक है, नेवी सील को चुना गया। सील 6 टीम, सील 1 2 6 किधर से आई? सील 6 को 1980s में ही बनाया गया था। यह अमेरिका की सबसे शानदार, अगर आपको स्पेशल ऑपरेशन करवाने हैं तो सबसे तगड़े सोल्जर्स होते हैं, कमांडोज जिसको कहते हैं, इनको चुना गया 10 अप्रैल 2011। ये टीम के मेंबर्स जो हैं वो मियामी में थे, मस्त चिल कर रहे थे। कोई डाइविंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। एकदम से इनको एक कॉल आता है सीआईए की तरफ से कि आप आइए और आपको एक ऑपरेशन के लिए जाना है। अब इनको यार ऑपरेशन का मतलब, इनको बोला कि बहुत जरूरी बात है, तो इनको लगा रे यार अच्छा खासा वक्त बिता रहे थे, फर्जी बुला लिया। इनको लगा कि शायद कोई एक्सरसाइज करनी होगी, लेकिन इसमें छुट्टियों का समय था, तो इनको कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज करने का मन नहीं था। क्यों बुला रहे हैं हमको, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हैं, बढ़िया। लेकिन इनको बुलाया गया। इनको बुलाया गया, एक स्कूल की इमारत थी, उसकी 2 मंजिला इमारत पे 2nd फ्लोर पे इनको बुलाया गया। अब ये गए, इनको लगा कि ठीक है सब नॉर्मली है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट इनसे साइन करवाया गया कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब इसमें भी सिपाही कह रहे थे कि चलो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, ये साइन ही करवाया जाता है, कोई भी ऑपरेशन से पहले कुछ भी, तो ठीक है। उसके बाद यहां पे इनसे बोला गया कि मेरे दोस्त, आप जिस मिशन पे काम करने जा रहे हैं वो एक ऐतिहासिक मिशन है,
मिशन है और आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि हम ओसामा बिन लादेन को मारने जा रहे हैं। टारगेट है ओसामा बिन लादेन। एकदम से सिपाहियों के अंदर एक जोश सा पैदा हो गया। क्या मजाक कर रहे हैं? ओसामा बिन लादेन, जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी, अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन। बहुत बढ़िया। सिपाहियों के पैरों के तले जमीन खिसक गई और खुश कि बस अब तो मारेंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये कब होगा ऑपरेशन? 1 महीने बाद, मई में ऑपरेशन होगा, लेकिन तब तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए, घर के अंदर का नक्शा नहीं पता था, लेकिन वैसा कंपाउंड जो है वो बनाया गया ताकि सिपाही जो हैं वो प्रैक्टिस कर सके। एक सेम कंपाउंड बनाया गया और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पे काम किया गया कि मान लो सीढ़ी अंदर से गई, मान लो सीढ़ी नहीं हुई, मान लो प्लेन क्रैश हो गया, मान लो मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, सीवर लाइन में कुछ हो गया, मान लो एकदम से हमला कर दिया, वहां पे और आतंकी हुए, अगर मान लो पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दिया। लगातार रूम्स जो है वो चेंज करते जाते थे कि ऐसा रूम हो सकता है, ऐसा रूम हो सकता है, ऐसी सीढ़ियां हो सकती है। 100 से ज्यादा बार उन्होंने इस कंपाउंड में प्रैक्टिस की, इतनी ज्यादा ये सब कुछ हुआ। 24 अप्रैल जलालाबाद से एबटाबाद कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, लेकिन जलालाबाद में बेस था, अफगानिस्तान में बेस था, और यहां से आपको एबटाबाद के लिए निकलना था। आईएसआई को हम नहीं बता सकते, ना ही पाकिस्तान को बता सकते इस ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि आईएसआई दोगली है और आर्मी हम पे हमला कर सकती है। निकलना होगा आईएसआई से बच के, हमको बिना बताए ऑपरेशन करना होगा। इनके रेडार सिस्टम को चकमा देना होगा। उस समय एक नई तरीके के हेलीकॉप्टर आए थे। अब वो जो हेलीकॉप्टर थे वो देखने में तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन उनको कभी ट्रायल और टेस्ट नहीं किया गया था। ये जो हेलीकॉप्टर थे ये शानदार थे, लेकिन पहली बार बैटल में उतर रहे थे। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किसकी मैं बात कर रहा हूं। और टेक्नोलॉजी जबरदस्त थी, ये रडार को चकमा दे सकते थे। बहुत अच्छी बात है। 28 अप्रैल 2011 को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग होती है, ठीक है। 29 अप्रैल को बराक ओबामा कहते हैं ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर, लेट्स डू दिस। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। यहां पे एक करेस्पॉन्डेंट का डिनर, ताकि कवर अप, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में एक मॉक ड्रिल करवाई गई थी, कहा गया था कि कल मॉक ड्रिल होगी 7 मई को, और 7 मई को ही हमला हो गया। कवर अप होता है ताकि दुनिया को पता ना लगे। ऐसी बराक ओबामा ने कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर, ताकि दुनिया को लगे ही ना लगे सब कुछ नॉर्मल है। 1 मई 2011 रेड डे, सबकी सांसें थमी हुई थी। बराक ओबामा सेंटर में बैठे हुए थे, उनके सारे और भी लोग, सामने स्क्रीन थी, उसमें सीआईए के लियोन पेनेटा थे, उधर स्क्रीन पे डायरेक्टर थे, जो एडमिरल थे, जो ये पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, मैक्रेवन, जो जलालाबाद में थे। सब कुछ दिख रहा था उस कमरे में, व्हाइट हाउस के। एवरीवन वाज लाइव, और सबकी सांसें थमी हुई थी कि क्या ये ऑपरेशन पूरा हो पाएगा। रात के 10:51 पे 1 मई अमेरिकन टीम जलालाबाद अफगानिस्तान से निकलती है। लगभग ये 350-400 किलोमीटर की दूरी थी, और हेलीकॉप्टर जैसे जैसे अफगानिस्तान में था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंचा तब यहां पे सिपाहियों की धड़कनें तेज होने लगी। लेकिन सिपाहियों ने बोला कि इस आदमी ने हम पर हमला किया है, इस आदमी ने अमेरिकन को मारा है, और आज इसका सर काट के लेके आएंगे। तो वो जोश अलग ही लेवल पे था। लगभग 12:30 बजे एबटाबाद में हेलीकॉप्टर आ जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिसका डर था। डर तो नहीं था वैसे, डर ये था, मतलब हुआ ये कि वो हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर गया। वो हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर गया, और बहुत तेज आवाज आई जब ये हेलीकॉप्टर आया, और जब ये क्रैश हुआ तो वहां के लोग एकदम से ट्विटर पे एक्टिव हो गए एबटाबाद में कि भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, भयानक कुछ हुआ। अच्छा, वो एक मिलिट्री एरिया था, तो उस मिलिट्री एरिया में ये चीजें होती रहती थी, बट हेलीकॉप्टर क्रैश होना, उनकी मिलिट्री जागने लगी, पाकिस्तान की आईएसआई जागने लगा। रात के अंधेरे में ये खबर, अब वहां के लोगों की भीड़ जमा हो गई, इधर अमेरिकन सैनिक सामने, और लोगों को अमेरिकन सैनिक समझा रहे कि बिल्कुल परेशान मत होइए, यह पाकिस्तान की ही ड्रिल है, यह पाकिस्तान की आर्मी एक्सरसाइज है।
उनको डर था कि अगर पाकिस्तान की आर्मी आ जाती है और अगर उन्होंने अमेरिकन को मार दिया, वो बंधक भी बना सकता है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान हम पे युद्ध तक छेड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बेसिस को अटैक कर सकता है, वो ओसामा बिन लादेन को शील्ड कर सकता है और सबसे पहले वो मार ही देंगे। ये हिसाब किताब। लेकिन प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तैयार था। 5 मिनट के अंदर अंदर एक दूसरा हेलीकॉप्टर आ जाता है तुरंत, विद इन अ फ्लिक, ऐसे। उसके बाद सारे के सारे जो है प्लान के मुताबिक जितने भी सैनिक हैं वो निकलते हैं। एक दरवाजा होता है, उसको उड़ाते हैं, बट वो दरवाजा नहीं, वो कंक्रीट की दीवार। दरवाजा खाली वो दिखाने के लिए था, बेवकूफ बनाने के लिए। बोलो वो शिट, अब क्या करें, बगल में पार्किंग का दरवाजा, उसको उड़ाओ। बोलो उड़ाओ नहीं, मैं खोल देता हूं फांद के। गए उधर, खोला उन्होंने और अंदर सारे के सारे 20 से 25 सैनिक चेन बना के गए। घर में घुसे। घर में घुसे, जैसे ही पहला दरवाजा तोड़ा, सामने ओसामा बिन लादेन की बीवी, मार दिया उसे। वो बचा रही थी। ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पे। अब सिपाही बटने लगे, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। और बाद में पता चला कि हम सिपाही कम हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पूरा का पूरा ऑपरेशन 25 मिनट में पूरा होना है। 25 मिनट से ज्यादा यहां पे आ जाएगी पाकिस्तान की आर्मी और हम उनको रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए सबके सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसी दौरान ओसामा बिन लादेन का 19 साल का बेटा सामने आता है, लेकिन वो तुरंत वापस जाता है सेकंड फ्लोर पे। अब यहां पे एक सिपाही कहता है इधर आओ, इधर आओ, उन्हीं की बोली में। वो कंफ्यूज होता है, आता है, मार दिया ओसामा बिन लादेन के। 19 साल का बेटा था, मार दिया, खत्म कर दिया। फिर यहां पे एक सिपाही के सामने ये 6 फीट का आदमी, उसके सामने वक्त थम गया। बोले कि ओके दिस इज इट, ये ओसामा बिन लादेन है, मार दिया ओसामा को। जैसे ही ओसामा बिन लादेन मरा, ऑपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड। बस उधर ओबामा परेशान, लेकिन इतनी खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उस समय भी किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता था कि ऑपरेशन अभी आधा पूरा है, अभी आपको ओसामा बिन लादेन की लाश लेके आनी है। लेकिन सिपाही क्या देखते हैं घर के अंदर, कि यहां सिर्फ ओसामा बिन लादेन की लाशें नहीं हैं, यहां पे कंप्यूटर्स हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं, ये जत्थे भर के फाइल्स हैं, उनमें प्लानिंग हो सकती है, हम बहुत सारे 9/11 अटैक्स को रोक सकते हैं, हमको ये सब लाना पड़ेगा। जब ये बताया जाता है, 15 मिनट और लग जाते हैं। अब यहां पे अमेरिका की लिटरली हालत खराब हो जाती है। ओसामा बिन लादेन मर गया, लेकिन फाइल्स को लाना है और यहां पे लोग जमा होने लगते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ही एक्टिव हो जाती है। 12:55 पे 45 मिनट बाद तुरंत यहां पे हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ये भागते हैं यहां से, सैनिक लाश लेके हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ता है, पीछे पाकिस्तान के वही फाइटर जो अमेरिका ने दिए थे F-15, वो अमेरिका के पीछे लग जाते हैं और लगभग पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। आपको अफगानिस्तान के एयर स्पेस में पहुंचना था, आपके पास 90 मिनट है, 1.5 घंटा, ठीक है, किसी तरीके से आपको पहुंचना था। लेकिन गनीमत है कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया और जैसे ही अफगानिस्तान के एयर स्पेस में पहुंचे जलालाबाद, तो यहां पे वेलकम टू अफगानिस्तान जब ये बात सुनी तो सिपाहियों ने और अमेरिका ने इतनी खुशी का लहर कि वाह क्या बात है, सबसे खतरनाक ऑपरेशन पूरा हो गया, ओसामा बिन लादेन मर गया। रात में बराक ओबामा आते हैं और पूरी दुनिया को एड्रेस करते हैं कि हमने ओसामा बिन लादेन को मार दिया, और ये इतिहास में अमर हो जाता है। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कि हमने आतंकियों को रखा है। अब अजीब बात यह है कि सब कुछ होने के बावजूद आज 13 साल फिर अयमन अल जवाहिरी को भी अमेरिका ने मार दिया, सेकंड इन कमांड। अब अलकायदा बहुत कमजोर हो चुका, मैंने क्या बताया, हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान को आप देख रहे हैं, वो क्या कहता है कि आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, और अमेरिका अब फिर से उसकी मदद कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिहादियों से मिल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास दोबारा से रिपीट हो जाए। यह लेक्चर था, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको और ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो मैं लाता रहूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।